देखिए, आज जो सेमिनार हुआ है ये हेमेटो ऑन्कोलॉजी का सेमिनार था। हेमेटोलॉजी यानी ब्लड डिसऑर्डर, जो खून की जो अलग अलग बीमारियां होती है, कैंसर्स होते हैं, उनको लेके सेमिनार था। उनको हम कैसे जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, नया क्या चल रहा है, नई क्या दवाई आई है, नई तरह की जांचें क्या हो रही हैं आजकल दुनिया में, किस तरह से हम उसको जितना जल्दी, क्योंकि देखो टाइम इज़ लाइफ, जितना जल्दी हम इस बीमारी को पता लगाएंगे उतना जल्दी हम इसको ट्रीट कर पाएंगे। ट्रांसप्लांट है तो उसके अंदर कितना यूज़फुल है, कितना किस किस केस के जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहिए हमें, ये चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। आज हमारे पास में जैसे भारत के सबसे बड़े ट्रांसप्लांटर भी आए हैं, डॉक्टर संदीप शाह साहब, जो 1000 से ऊपर ट्रांसप्लांट अभी तक कर चुके हैं। और उसी तरह से डॉक्टर प्रकाश जी आए हैं, जो अभी रिसेंटली बहुत तेज़ी से जयपुर के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इवन बीकानेर में भी हम लोगों ने 34 ट्रांसप्लांट किए हैं, जो कि सारे के सारे सफल रहे हैं और सभी सब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बेसिक मोटिव यही था कि सभी को हम अपडेट करें और पेरीफेरी के अंदर जितने भी फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनको जो ब्लड या ब्लड से संबंधित बीमारियों में दिक्कत आती है, ब्लीडिंग को लेकर दिक्कत आती है, उन सबको अपडेट करना कि ऐसी कोई दिक्कत उनको वहाँ मिलती है तो वो उसको किस तरह से ट्रीट करें, या कब वो अलर्ट हो जाएं कि हाँ ये दिक्कत आ रही है तो उनको फटाफट हमें हायर सेंटर बीकानेर वीएम हॉस्पिटल चाहे तो उसे भेजना चाहिए आगे इलाज के लिए। तो ये सबसे सिखाई गई थी। साथ ही हमने सुबह सुबह उन सभी डॉक्टर्स को, लगभग 100 से अधिक डॉक्टर्स को हमने बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी की जाँच करना किस तरह से की जाती है वो सिखाई थी। तो उससे आप बीमारी को जहां आप रहते हैं वहीं ही पकड़ सकते हैं, बजाय उसको छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको बीकानेर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर वो सीख लेते हैं अच्छे से तो उसको वहाँ पे भी पकड़ सकते हैं। सुबह जिन्होंने उस प्रोसीजर के बारे में सीखा है या जो भूल गए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए हमने यहाँ पे 3 पेल्विस प्रोवाइड किए हैं, जो पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान कभी भी वहाँ जाके उस पर ट्राई कर सकते हैं। एक लड़का वहाँ ऑलरेडी रखा गया है जो उनको पूरा समझाएगा कि कैसे कैसे ये होती है। ये जो 2 दिन से आज हमारे यहाँ पे सेमिनार चल रहा है, कल और आज, ये आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल और एसपी मेडिकल कॉलेज, इसमें दोनों ने मिलके जो सेमिनार किया है। इसमें पहले दिन हम लोगों ने पैथोलॉजी विभाग जो हमारा होता है डायग्नोसिस का और ब्लड बैंक, इनके लिए हमने वर्कशॉप की थी। उस वर्कशॉप में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनको बाहर से एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आके और हैंड ऑन पूरा प्रैक्टिकल करके कैसे कैसे क्या करना चाहिए, ब्लड बैंक में क्या क्या करना चाहिए, कैंसर के पेशेंट्स में कैसे बोन मैरो बायोप्सीज वगैरह होती है, उनको प्रैक्टिकली सिखाया है वर्कशॉप में। सर, आज ये जो सिम्पोजियम हो रही है, ये इस सिम्पोजियम में हम ही जानना चाहते हैं कि इसका जो दूरवर्ती क्या फ़ायदा होगा। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो बीमारियां हैं उसमें कैंसर और ब्लड के बीमारी, जो कितनी दूसरी बीमारियां हैं उसमें भी अल्टीमेटली जो फाइनल कॉज निकलता है वो हेमेटोलॉजी और कैंसर का निकलता है। ये जो CME या अपडेट जो हुआ है इस पे, उससे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो सारे बाहर से स्पीकर्स आते हैं वो काफ़ी मेहनत करके अपना लेक्चर बनाते हैं, तो इनको भी तैयार उनका एक्सपीरियंस और वो लेक्चर देख के काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलता है और नॉलेज का भी फ़ायदा होता है। जो फ्यूचर में इसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो मेडिसिन में पढ़ रहे हैं तो वो हेमेटोलॉजी या ऑन्कोलॉजी में जा सकते हैं। और जो डे टू डे बीमारियां हैं उसमें हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं और कब पेशेंट को राइट टाइम पे रिफ़र कर देना चाहिए, तो जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है तो आउटकम भी अच्छा रहता है। और रिसर्च में क्या चल रहा है, फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है, वो भी उनको पता चलता है। सर, बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट है वो कैंसर को रोकने में, कैंसर के इलाज में कितना कारगर साबित है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट रोकने के लिए नहीं है, वो एक ट्रीटमेंट है जो काफ़ी ब्लड कैंसर और जो नॉन मैलिग्नेंट बीमारियाँ है उसको हम बिनाइन डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें थैलेसीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है और काफ़ी जीनेटिक डिसऑर्डर्स है जो जन्म से होते हैं। उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव थेरापी है। और जो ब्लड कैंसर्स है, लिम्फोमा, माइलोमा, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ये सारी बीमारियों में जो या तो जब रिलैप्स होता है अर्ली ट्रीटमेंट के बाद, तब ट्रांसप्लांट से क्योर होने का चांस रहता है। और काफ़ी ल्यूकीमिया ऐसे हैं जो हाई रिस्क होते हैं, जिसमें खाली कीमोथेरापी से ट्रीट नहीं होता है, तो उसमें तो अपफ्रंट ट्रांसप्लांट करते हैं। और एक पेशेंट को कीमोथेरापी के रिलैप्स के बाद भी क्योर होने का एक चांस रहता है। ऑलमोस्ट 50% केसेस क्योर हो सकते हैं ट्रांसप्लांट से रिलैप्स होने के बाद भी।
और अभी जो पेशेंट में फर्स्ट लाइन करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 70% चांस रहता है क्योर हो जाने का। सर स्टेम सेल से जो इलाज के लिए कई देशों में प्रतिबंध भी लगाया गया था पहले शुरुआती दौर पर, और आज जो स्टेम सेल से हम इलाज किसी अन्य भी कैंसर के अलावा भी करें तो क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर जो स्टेम सेल थेरापी का जो हाइप क्रिएट हुआ था वो धीरे धीरे सबसाइड हो गया। स्टेम सेल्स थेरापी जो मैं बता रहा हूँ बोन मेरो ट्रांसप्लांट, वो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है और उसका यूज़ सिर्फ हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी और जो मैंने बताया उसमें है। पहले जो बात होती थी कि स्टेम सेल थेरापी से डायबिटीज़ अच्छा हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अच्छा हो जाएगा, किसी का स्पाइनल कॉर्ड कट गया है तो वो जॉइंट हो जाएगा, वो सब हाइप था जो धीरे धीरे क्लियर हो गया कि स्टेम सेल थेरापी से ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इलास्टिसिटी नहीं होती है। जो स्टेम सेल्स है ये ब्लड सेल्स बनने के लिए ही बने हैं। अगर हमको वो बीमारी ट्रीट करनी है स्टेम सेल्स से तो उसके लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज़ करना पड़ता है कि जो उसके पहले के स्टेम सेल्स है जो एम्ब्रियो में से निकालना पड़े। हाँ, तो वो इलीगल है। तो वो थेरापी, वो प्लास्टिसिटी होती है उसमें कि जहाँ आप डालोगे वो उस टिश्यू का बन जाएगा। लेकिन जो हम लोग जो ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं उसमें इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी नहीं होती है, तो वो तो सिर्फ ब्लड सेल्स बनने के लिए ही बने हैं।